नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ जी सॉल्यूशन में। दोस्तों ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी लेना चाहते हैं और IC38 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानकारी करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं टॉपिक तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही IC38 एग्जाम में पूछे गए उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूंगा। तो अगर आप इस वीडियो का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इसे शुरू से आखिरी तक पूरा का पूरा वीडियो देखिए, अदरवाइज ये वीडियो आपके किसी भी काम का नहीं है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के संदर्भ में नॉमिनेशन यानी नामांकन एंड असाइनमेंट यानी कि समानुदेशन के बारे में समझेंगे। पहले समझते हैं नॉमिनेशन क्या होता है यानी नामांकन क्या होता है। Nomination is the process of appointment of one or more persons to receive the death claim under Section 39 of Insurance Act 1938। अर्थात बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मृत्यु दावा प्राप्त करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। चलिए अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के संदर्भ में असाइनमेंट यानी समानुदेशन को समझते हैं दोस्तों। Assignment is the process of transferring the rights, title and interest in the policy or property from one person to another under Section 38 of Insurance Act 1938. The person who transfers the rights is called assigner and the person to whom property is transferred is called assignee। अर्थात बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अंतर्गत समानुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई पॉलिसी धारक पॉलिसी के अंतर्गत अपने अधिकारों, हितों और पॉलिसी के शीर्षक को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित यानी ट्रांसफर कर सकता है। जो व्यक्ति पॉलिसी के अंतर्गत अपने अधिकारों और हितों को ट्रांसफर करता है उसे असाइनर यानी समानुदेशक और जिसे पॉलिसी ट्रांसफर की जाती है उसे असाइनी या समानुदेशित कहा जाता है। दोस्तों नॉमिनेशन के संदर्भ में कुछ याद रखने योग्य की पॉइंट्स होते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1, नॉमिनेशन इज डन अंडर सेक्शन 39। अर्थात नामांकन धारा 39 यानी सेक्शन 39 के अंतर्गत किया जाता है। जी हां दोस्तों, इस बात को रट लीजिए कि नामांकन की धारा 39 होती है क्योंकि IC38 एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है। Point number 2, nomination is intended to receive the death claim only and not to transfer the ownership of the policy। अर्थात नामांकन करने का उद्देश्य केवल और केवल डेथ क्लेम प्राप्त करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति करना होता है, ना कि पॉलिसी का मालिकाना हक ट्रांसफर करना। अर्थात नॉमिनी जो होता है पॉलिसी का मालिक नहीं बन जाता है नॉमिनी बनाने से उसको। पॉइंट नंबर 3, nomination is required only if प्रपोजर एंड लाइफ एश्योर्ड बोथ आर सेम पर्सन। अर्थात नामांकन की जरूरत केवल उन्हीं पॉलिसीज में होती है जिनमें प्रपोजर यानी प्रस्तावक और लाइफ एश्योर्ड यानी कि बीमित दोनों सेम आदमी होते हैं। अब ये प्रस्तावक यानी प्रपोजर और लाइफ एश्योर्ड यानी बीमित में क्या अंतर होता है? तो प्रस्तावक यानी प्रपोजर वो व्यक्ति होता है दोस्तों जो पॉलिसी के लिए अप्लाई करता है और लाइफ टू बी एश्योर्ड यानी कि बीमित वो व्यक्ति होता है जिसकी लाइफ को कवर कराया जा रहा है यानी जिसके डेथ पर क्लेम मिलेगा। जिन पॉलिसीज में प्रपोजर और लाइफ टू बी एश्योर्ड दोनों सेम आदमी होते हैं उन्हीं पॉलिसीज में नॉमिनी की जरूरत होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति अपने ही जीवन पर पॉलिसी के लिए अप्लाई करता है तो चूंकि वो पॉलिसी लेने के लिए अप्लाई कर रहा है इसलिए वो प्रपोजर यानी प्रस्तावक तो है ही, साथ ही साथ चूंकि वो अपनी ही लाइफ को कवर कराना चाहता है तो वो बीमित यानी लाइफ टू बी एश्योर्ड भी होगा। अब चूंकि प्रपोजर और लाइफ टू बी एश्योर्ड दोनों वही व्यक्ति है इसलिए उसे अपनी पॉलिसी में नामांकन कराना आवश्यक हो जाता है दोस्तों। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी वाइफ के जीवन पर पॉलिसी अप्लाई करता है तो वो व्यक्ति प्रपोजर और उसकी वाइफ लाइफ टू बी एश्योर्ड हुई। अब चूंकि इस मामले में प्रपोजर और लाइफ टू बी एश्योर्ड दोनों अलग अलग हैं अतः इस पॉलिसी में नामांकन की आवश्यकता नहीं होगी। पॉइंट नंबर 4, nomination is done at the time of making proposal which can be changed during the term of the policy। अर्थात नामांकन पॉलिसी के लिए प्रस्ताव पत्र भरते समय किया जाता है जिसे पॉलिसी के जारी होने के बाद बार बार बदला भी जा सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारी पॉलिसी में नॉमिनी बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे हमारे मकान में हमने कोई किराएदार रख लिया हो।
तो जैसे हम किराएदार को बार बार चेंज कर सकते हैं, उसी तरीके से पॉलिसी का नॉमिनी भी हम बार बार चेंज कर सकते हैं। और जैसे किराएदार हमारे मकान का मालिक नहीं हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से पॉलिसी का नॉमिनी भी हमारी पॉलिसी का मालिक नहीं हो सकता है दोस्तों। पॉइंट नंबर 5, नॉमिनी इज ऑथराइज्ड टू रिसीव डेथ क्लेम ओनली, अर्थात नॉमिनी जो होता है वो केवल और केवल डेथ क्लेम को प्राप्त कर सकता है, उसके अलावा किसी अन्य तरीके के दावे पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है। यानी कि संपूर्ण दावों पर नॉमिनी का कोई अधिकार नहीं होता है, केवल और केवल वो मृत्यु दावे को प्राप्त करने का अधिकार रखता है दोस्तों। पॉइंट नंबर 6, इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट एन अपॉइंटी इफ नॉमिनी इज माइनर, अर्थात यदि नॉमिनी नाबालिग है तो एक अपॉइंटी को अपॉइंट करना भी आवश्यक होता है, जो उसकी नाबालिगता के दौरान क्लेम आने पर उसके बिहाफ पर क्लेम कर सके और मृत्यु दावा प्राप्त कर सके। दोस्तों, अपॉइंटी या नियुक्त व्यक्ति नाबालिग नॉमिनी के लिए एक गार्जियन या अभिभावक होता है, जो कि नाबालिग नॉमिनी की नाबालिगता के दौरान क्लेम आने पर उसके बिहाफ पर कंपनी से क्लेम प्राप्त कर सकता है। पॉइंट नंबर 7, वी कैन नॉमिनेट वन और मोर नॉमिनीज इन अ सिंगल पॉलिसी, अर्थात हम एक ही पॉलिसी में एक या अधिक नॉमिनी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वैल्यूएबल वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, असाइनमेंट या समनुदेशन के संदर्भ में भी कुछ याद रखने योग्य की पॉइंट्स होते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1, असाइनमेंट इज डन अंडर सेक्शन 38, अर्थात असाइनमेंट या समनुदेशन धारा 38 के अंतर्गत किया जाता है। जिस तरीके से नामांकन की धारा 39 होती है दोस्तों, उसी तरीके से असाइनमेंट या समनुदेशन की धारा 38 होती है, अर्थात असाइनमेंट या समनुदेशन बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अंतर्गत किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, असाइनमेंट इज इंटेंडेड टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट, बेनिफिट्स एंड द टाइटल ऑफ द पॉलिसी, अर्थात असाइनमेंट या समनुदेशन का उद्देश्य पॉलिसी में निहित अपने हित, अपने लाभ और शीर्षक को दूसरे के पक्ष में ट्रांसफर करना होता है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, असाइनमेंट इज इंटेंडेड टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द पॉलिसी, अर्थात असाइनमेंट या समनुदेशन का उद्देश्य पॉलिसी में अपने स्वामित्व को दूसरे के पक्ष में अंतरित करना होता है। पॉइंट नंबर 4, assignment can be done only after issuance of policy which can't be changed once done, अर्थात असाइनमेंट या समनुदेशन केवल और केवल पॉलिसी इशू होने के बाद ही किया जा सकता है, और एक बार अगर एक के पक्ष में आपने पॉलिसी असाइन कर दी तो उसे आप किसी दूसरे के पक्ष में असाइन नहीं कर सकते। यानी कि एक बार अगर आपने पॉलिसी का असाइनमेंट कर दिया तो उसका मालिकाना हक आपने किसी और के पास ट्रांसफर कर दिया। अब आप उस पॉलिसी के मालिकाना हक, उस पॉलिसी के बेनिफिट्स और हितों का लाभ अब आपके पास नहीं रह गया है, उसका मालिकाना हक किसी और के पास चला गया है। उस पॉलिसी को अब आप दूसरे को असाइन नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 5, असाइनी इज ऑथराइज्ड टू रिसीव ऑल टाइप्स ऑफ क्लेम्स, अर्थात असाइनी या समनुदेशिती हर तरीके के क्लेम्स को प्राप्त करने का अधिकार रखता है दोस्तों, जबकि नॉमिनी केवल और केवल डेथ क्लेम रिसीव करने का अधिकार रखता है। उसके विपरीत असाइनी या समनुदेशिती हर तरीके के क्लेम, यानी चाहे वो डेथ क्लेम हो, चाहे वो परिपक्वता का दावा जिसे मैच्योरिटी क्लेम कहते हैं, या फिर मनी बैक का क्लेम, सभी तरीके के क्लेम्स कर सकता है असाइनी और उन्हें प्राप्त कर सकता है। एक बार अगर पॉलिसी असाइन कर दी गई किसी के पक्ष में तो जो नया मालिक बनता है उसे असाइनी या समनुदेशिती कहते हैं। वो हर तरीके के क्लेम्स कर सकता है, चाहे वो डेथ क्लेम हो, चाहे मैच्योरिटी क्लेम हो, चाहे वो मनी बैक, सारे के सारे क्लेम्स करने का अधिकार, उन्हें प्राप्त करने का अधिकार असाइनी या समनुदेशिती को ही होता है दोस्तों। Point number 6, assignee can got made any type of alterations in the policy without the consent of assigner, but he or she can't nominate any nominee in the policy, अर्थात असाइनी जो होता है, समनुदेशिती जिसे कहते हैं हम लोग, वो पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी तरीके का बदलाव बिना समनुदेशक यानी असाइनर की सहमति के करा सकता है दोस्तों, परंतु वो पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी नॉमिनी नहीं रख सकता है। तो याद रखने वाली बात यह है दोस्तों कि असाइनी जो होता है या समनुदेशिती कहते हैं जिसे हम, वो किसी हर तरीके के क्लेम प्राप्त कर सकता है पॉलिसी के अंतर्गत और हर तरीके के बदलाव करा सकता है पॉलिसी के अंतर्गत बिना समनुदेशक की सहमति के, पर वो कोई नॉमिनी नहीं रख सकता है पॉलिसी के अंतर्गत।
एक बात तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि हमारी पॉलिसी का नॉमिनी हमारे मकान में रखे गए किराएदार की तरह होता है। जिस तरीके से किराएदार हमारे मकान का मालिक नहीं हो जाता है, उसी तरीके से नॉमिनी भी हमारी पॉलिसी का मालिक नहीं हो जाता है दोस्तों। उसे केवल और केवल डेथ क्लेम रिसीव करने के लिए रखा जाता है और किसी भी तरीके का अधिकार नॉमिनी को नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि जैसे हम किराएदार को बार बार बदल सकते हैं, उसी तरीके से नॉमिनी को भी हम जब चाहें हटा करके दूसरा नॉमिनी बना सकते हैं दोस्तों। दूसरी ओर पॉलिसी का असाइनमेंट या समनुदेशन बिल्कुल उसी तरह होता है दोस्तों, जैसे हमने अपने मकान को बेच दिया हो। तो जो नया मालिक बनता है मकान का, वो उस मकान के साथ कुछ भी कर सकता है। सारे हित लाभ जो होंगे, बेनिफिट्स होंगे मकान के, उसी नए मालिक को मिलेंगे। करेक्ट। उसी तरीके से जब हम अपनी पॉलिसी को असाइन करते हैं, समनुदेशन करते हैं अपनी पॉलिसी का, तो जो नया मालिक बनेगा उसे हम बोलेंगे समनुदेशिती या असाइनी। तो वो जो असाइनी होता है या समनुदेशिती होता है, जो नया मालिक है पॉलिसी का, उस पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार का लाभ उसी को मिलेगा। करेक्ट। वो चाहे तो बिना बिना पॉलिसी धारक यानी जिसने असाइन की है पॉलिसी, उसकी बिना मर्जी के कुछ भी कर सकता है उस पॉलिसी के अंतर्गत। यानी कि उस पॉलिसी को दोबारा से असाइन भी किसी और के पक्ष में कर सकता है, इतना तक कर सकता है दोस्तों। हर तरीके का क्लेम उसी को मिलेगा। हाँ, जितनी लाइबिलिटीज होंगी वो सारी की सारी पुराने मालिक के पास ही रहेंगी, यानी प्रीमियम उसी को भरना पड़ेगा। यानी कि ये समझिए रिस्क भी उसी के ऊपर चलेगा। असाइनी का रिस्क कवर नहीं होगा, कवर जो है असाइनर का ही रिस्क रहेगा, लेकिन क्लेम सारे असाइनी को मिलेंगे दोस्तों, यानी समनुदेशती को मिलेंगे। किसी भी पॉलिसी का असाइनमेंट या समनुदेशन दो प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों। तो जल्दी से चलिए बिना आपका समय नष्ट किए हुए दोनों प्रकारों को समझते हैं। पहले प्रकार का असाइनमेंट होता है एब्सोल्यूट असाइनमेंट, जिसे हिंदी में परम समानुदेशन या पूर्ण समानुदेशन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। दोस्तों, जिस प्रकार से अपना मकान बेचने के बाद हमारा उस मकान पर कोई राइट नहीं बचता है, सारे के सारे राइट्स जो होते हैं या अधिकार जो होते हैं वो नए मालिक को ट्रांसफर हो जाते हैं, उसी तरह का हम अपनी पॉलिसी को भी दूसरे के पक्ष में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि अगर हम अपनी पॉलिसी को इस तरीके से असाइन या ट्रांसफर करते हैं दूसरे पक्ष में कि उसके जो हितलाभ हैं पॉलिसी के, वो हमेशा के लिए दूसरे पक्ष में ट्रांसफर हो जाएं, तो इस प्रकार के समानुदेशन को पूर्ण समानुदेशन या परम समानुदेशन के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में एब्सोल्यूट असाइनमेंट कहा जाता है दोस्तों। इस प्रकार के समानुदेशन के अंतर्गत जो नया मालिक बना है पॉलिसी का, जिसे हम असाइनी या समानुदेशिती कहते हैं, वो उस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरीके के बदलाव करा सकता है और साथ ही साथ बिना बिना समानुदेशक की सहमति के करा सकता है। दूसरी बात यह है कि उस पॉलिसी के हितलाभ हमेशा के लिए समनुदेशिती के पक्ष में चले जाते हैं दोस्तों। वो हितलाभ कभी भी समनुदेशक के पक्ष में लौट के नहीं आ सकते हैं। वो समनुदेशक के पक्ष में तभी लौट के आ सकते हैं जब समनुदेशिती जो है, जो नया मालिक है पॉलिसी का, वो फिर से समनुदेशक के पक्ष में रीअसाइनमेंट या पुनर्समनुदेशन करे। दूसरे प्रकार के असाइनमेंट को कंडीशनल असाइनमेंट या सशर्त समनुदेशन कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से कंडीशनल असाइनमेंट को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, जब हम अपनी पॉलिसी के समस्त हितलाभ हमेशा के लिए दूसरे के पक्ष में ट्रांसफर ना करके इस शर्त पे ट्रांसफर करते हैं कि कोई विशेष घटना घटित होने पर उस पॉलिसी के समस्त हितलाभ फिर से मेरे पक्ष में वापस लौट आएंगे, तो इस प्रकार के समनुदेशन को सशर्त समनुदेशन या कंडीशनल असाइनमेंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। फॉर एन एग्जाम्पल, अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन लेने के लिए मुझे अपनी पॉलिसी को कंपनी के पास गिरवी या जमानत के रूप में रखना पड़ता है दोस्तों, और इसके लिए मुझे अपनी पॉलिसी के समस्त हितलाभ कंपनी के पक्ष में इस शर्त पर ट्रांसफर करने होते हैं कि जैसे ही मैं लोन की राशि ब्याज सहित चुकाऊंगा वापस से कंपनी को, वैसे ही कंपनी पॉलिसी के समस्त हितलाभ वापस से मेरे पक्ष में ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हम एक शर्त फिक्स कर रहे हैं कि अभी तो हम तुम्हारे पक्ष में हितलाभ को ट्रांसफर कर रहे हैं, पर जैसे ही मैं ब्याज सहित लोन चुकाऊंगा वैसे ही ये हितलाभ वापस से मेरे पक्ष में आ जाने चाहिए। इस तरीके के समनुदेशन को सशर्त समनुदेशन या कंडीशनल असाइनमेंट कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों, जब हम अपनी पॉलिसी के समस्त हितलाभ हमेशा के लिए दूसरे के पक्ष में ट्रांसफर ना करके इस शर्त पे ट्रांसफर करते हैं कि कोई विशेष घटना घटित होने पर उस पॉलिसी के समस्त हितलाभ फिर से मेरे पक्ष में वापस लौट आएंगे, तो इस प्रकार के समनुदेशन को सशर्त समनुदेशन या कंडीशनल असाइनमेंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों।
दोस्तों एब्सोल्यूट असाइनमेंट और कंडीशनल असाइनमेंट के संदर्भ में एक बात और भी हमेशा याद रखनी चाहिए हमको। जैसे ही हम अपनी पॉलिसी का पूर्ण या परम समुन्देशन करते हैं या एब्सोल्यूट असाइन करते हैं अपनी पॉलिसी को, तो उस पॉलिसी के हित लाभ हमेशा के लिए दूसरे के पक्ष में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि उस पॉलिसी का मालिकाना हक हमेशा के लिए दूसरे के पक्ष में ट्रांसफर कर देते हैं। अब जब उस पॉलिसी के हित लाभों के ऊपर मेरा कोई अधिकार ही नहीं रह गया, तो मेरे नॉमिनी का भी कोई अधिकार नहीं रह गया। इस लिहाज से जैसे ही किसी पॉलिसी का एब्सोल्यूट असाइनमेंट होता है, उसका नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। जबकि इसके विपरीत अपनी पॉलिसी पर लोन लेने के लिए जब भी हम अपनी पॉलिसी को बीमा कंपनी के पक्ष में असाइन करते हैं, तो वहां पर एक शर्त फिक्स होती है कि जैसे ही मैं अपना लोन इंटरेस्ट सहित वापस से चुकाऊंगा, उस समय में पॉलिसी के सारे हित लाभ मेरे पक्ष में वापस से लौट आएंगे। तो इस तरीके के असाइनमेंट को बोलते हैं कंडीशनल असाइनमेंट दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन फिक्स हुई है कि जैसे ही लोन चुकता होगा इंटरेस्ट सहित, वैसे ही वापस से मेरे पक्ष में हित लाभ लौट आएंगे। तो यहाँ पर उम्मीद है कि मेरे हित लाभ आगे चल करके मेरी पॉलिसी के हित लाभ वापस से मेरे पक्ष में लौट आएंगे, इसलिए ऐसे मामले में मेरा नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होगा। तो दोस्तों हमें याद ये रखना है कि अगर किसी पॉलिसी को एब्सोल्यूट असाइन किया गया है, या कह सकते हैं कि परम या पूर्ण रूप से समुन्देशन किया गया किसी पॉलिसी का, तो उस मामले में नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। पर अगर बीमा कंपनी से लोन लेने के लिए बीमा कंपनी के पक्ष में सशर्त समुन्देशन किया गया है पॉलिसी का, तो उस मामले में नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वैल्यूएबल वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों। Let's start our Q&A without wasting your valuable time. Now, our question is, for a life assurance policy, nomination is allowed under dash 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 of Insurance Act 1938. अर्थात बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा के अंतर्गत जीवन बीमा पॉलिसी में नामांकन की अनुमति दी जाती है? और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सेक्शन 10, ऑप्शन बी सेक्शन 38, ऑप्शन सी सेक्शन 39 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 45। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि जीवन बीमा पॉलिसी में नामांकन की अनुमति सेक्शन 39 के अंतर्गत दी जाती है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी सेक्शन 39। Now our question is, identify the circumstances under which the policyholder would need to appoint an appointee. अर्थात आगे दी गई परिस्थितियों में से उस परिस्थिति का चयन कीजिए जिसमें किसी पॉलिसी धारक को एक अपॉइंटी अपॉइंट करने की आवश्यकता होगी। और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंश्योर्ड इज अ माइनर, ऑप्शन बी नॉमिनी इज अ माइनर, ऑप्शन सी पॉलिसी होल्डर इज नॉट ऑफ साउंड माइंड, ऑप्शन डी पॉलिसी होल्डर इज नॉट मैरिड। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए इतना समझ लीजिए दोस्तों कि नॉमिनी किसी को भी बनाया जा सकता है, चाहे वो बालिग हो चाहे नाबालिग हो। पर अगर किसी नाबालिग को मान लीजिए नॉमिनी बना दिया किसी ने, तो हो सकता है उसकी नाबालिगता के दौरान यानी उसकी अवयस्कता के दौरान ही क्लेम आ गया, माइनॉरिटी के दौरान ही क्लेम आ गया। तो वो चूंकि माइनर है यानी नाबालिग है, तो वो क्लेम कैसे लेगा कंपनी से? तो इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जब भी किसी नाबालिग को नॉमिनी बनाया जाता है, तो उसके साथ साथ एक अपॉइंटी भी अपॉइंट करना पड़ता है, यानी एक उसका गार्जियन अपॉइंट करना पड़ता है, जिसे अपॉइंटी कहा जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी नॉमिनी इज अ माइनर, means policyholder would need to appoint an appointee only when nominee is a minor. Now our question is, how many persons can be nominated under a policy? Choose the most appropriate option. अर्थात एक पॉलिसी के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को नॉमिनी बनाया जा सकता है, सबसे उचित विकल्प चुनिए। और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एग्जैक्टली 1, ऑप्शन बी एग्जैक्टली 2, ऑप्शन सी एग्जैक्टली 3, ऑप्शन डी 1 और मोर देन 1। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि एक पॉलिसी के अंतर्गत एक या अधिक व्यक्तियों को नॉमिनी बनाया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और मोर देन 1। नाउ आवर क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ नॉमिनेशन, अर्थात नामांकन के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। और हमारे ऑप्शंस हैं,
ऑप्शन ए टू ट्रांसफर द राइट्स ऑफ द पॉलिसी, अर्थात नामांकन पॉलिसी के अधिकारों को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी टू अपॉइंट अ पर्सन टू रिसीव द पॉलिसी मनीज इन द इवेंट ऑफ द लाइफ एश्योर्ड डेथ, अर्थात नामांकन बीमित की मृत्यु होने की अवस्था में पॉलिसी से प्राप्त होने वाले धन को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी टू सरेंडर द पॉलिसी, अर्थात नामांकन पॉलिसी के सरेंडर के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी टू क्रिएट एन एस्टेट, अर्थात नामांकन एक संपदा के निर्माण के लिए किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि नामांकन बीमित की मृत्यु होने की अवस्था में पॉलिसी से प्राप्त होने वाले मृत्यु लाभ को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी टू अपॉइंट अ पर्सन टू रिसीव द पॉलिसी मनीज इन द इवेंट ऑफ द लाइफ एश्योर्ड डेथ, अर्थात नामांकन बीमित की मृत्यु होने की अवस्था में पॉलिसी से प्राप्त होने वाले धन को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए किया जाता है। Now our question is describe the purpose of assignment, means समानुदेशन के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टू ट्रांसफर द राइट्स ऑफ द पॉलिसी, अर्थात समानुदेशन पॉलिसी के अधिकारों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी टू अपॉइंट अ पर्सन टू रिसीव द पॉलिसी मनीज इन द इवेंट ऑफ लाइफ एश्योर्ड डेथ, अर्थात समानुदेशन बीमित की मृत्यु की अवस्था में पॉलिसी से प्राप्त होने वाले धन को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी टू सरेंडर द पॉलिसी, अर्थात समानुदेशन पॉलिसी के समर्पण के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी टू क्रिएट एन एस्टेट, अर्थात समानुदेशन एक संपदा के निर्माण के लिए किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि समानुदेशन या असाइनमेंट का उद्देश्य होता है अपनी पॉलिसी के समस्त अधिकारों और हितलाभों को किसी दूसरे के पक्ष में ट्रांसफर कर देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए टू ट्रांसफर द राइट्स ऑफ द पॉलिसी, अर्थात समानुदेशन पॉलिसी के अधिकारों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है।